हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? मैं हूं आंचल और हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कल हमने पहले लेक्चर में देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीछे कितनी कितनी सारी खोजें हुई, कैसे कैसे हम पहुंचे कि नहीं। पहले किसी ने बोला कि सिर्फ एटम को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की। लेकिन फिर हमने देखा कि धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरीज आगे बढ़ती गई हमको पता लगा नहीं, एटम कैन बी सब डिवाइडेड, एटम को हम सब डिवाइड कर सकते हैं। और उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के आए वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कल का एक छोटा सा रिकेप लेते हैं। हमने जितने भी वैल्यूज निकाले थे इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्ज, मासेस, और उन सबको हम एक बार कंक्लूड करके लिखते हैं। हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए थे वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं ई, पी और एन से। ठीक है, हमने इनके चार्जेस देखे थे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना, क्योंकि तभी हमारा एटम जो है वो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल कहलाता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इक्वल नेगेटिव चार्ज उस एटम में प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रॉन ये तो भैया हमारा न्यूट्रल स्पीशीज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब क्या है, इतने सारे वैल्यूज हम बार बार बाय हार्ट नहीं कर सकते ना। हाँ, हमको न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन हम जब नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इट इज अ चार्जलेस स्पीशीज। ओके, देन हम बात करते हैं मासेस की। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये हैं चार्जेस, चार्ज, मास। ये हो गया आपका रिलेटिव चार्ज। ओके, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा मास निकल कर आया था वो था 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक, प्रोटॉन पे जो हमारा मास निकल कर आया था वो था 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन पर जो हमारा मास निकल कर आया था वो था 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसको भी रिलेटिवली हमको इतना बड़ा बड़ा ना याद रखना पड़े, ठीक है। तो हमने इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि 10⁻31 बहुत ही नेग्लेजिबल अमाउंट है, तो हम इसका रिलेटिव मास मान लेते हैं कि 0, अप्रोक्सीमेटली इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की मास के वेटेज पे जब आप देखो तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है ना। मास के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दो ही हैं जो खेल खेल जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली रफली हमने क्या मान लिया, कितना मास है, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मास है प्रोटॉन का और 1 यूनिट मास है न्यूट्रॉन। तो ये था हमारा कल का अभी तक का रिकैप, जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज देखे थे जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, हमने कल जब क्लास एंड करी थी तो हमने देखा था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन से एटॉमिक मॉडल्स आए थे जिससे हमको एटम का स्ट्रक्चर मालूम पड़ सके। अभी तक हमने सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे हैं, लेकिन ये कैसे अरेंज्ड है ना। अभी मैंने क्या आपको सिर्फ बोल दिया है कि एक इंसान है जिसके 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, 2 हाथ है, बट कैसे अरेंज्ड है, कहीं पर भी कुछ भी जोड़ देंगे तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। उसकी ब्यूटी देखने के लिए हमको उसका स्ट्रक्चर इमेजिन करना, उसका स्ट्रक्चर मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर हमको कैसे मालूम हो, उसके पीछे जितने भी मॉडल्स आए हुए हैं हमको अब उन मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स की, जिसमें से सबसे पहला मॉडल जो हम पढ़ते हैं वो है जे थॉमसन का। नाम तो सुना ही होगा, कल ही हमने देखा इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के पीछे जिनका हाथ था वो जे थॉमसन सर ही थे, और इन्हीं ने हमें सबसे पहला एटॉमिक मॉडल प्रोवाइड करवाया जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन, मेरे हिसाब से मुझे वाटरमेलन मॉडल ज्यादा पसंद है बिकॉज आई लाइक वाटरमेलन। ओके, वाटरमेलन मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपने अगर वाटरमेलन देखा हो तो वो कैसा दिखता है, देखो वाटरमेलन एक ऐसा
ग्रीन कलर का होता है बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर पूरा रेड ऐसा पार्ट होता है। ठीक, और उसके अंदर ब्लैक कलर के कुछ सीड्स होते हैं, इसी टाइप का कुछ दिखता है। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, बट अभी फिलहाल इसी से काम चला लीजिए। वाटरमेलन कुछ इस टाइप का हमको दिखता है ना। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जे थॉमसन सर ने जो मॉडल प्रोवाइड करा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जिस तरह एक वाटरमेलन दिखता है, उसका एक ऐसा ग्रीन शेल होता है, उसका पूरा इवनली एक रेड अंदर का, जो पूरा अंदर का सरफेस भरा हुआ रहता है, पूरा अंदर का जो बल्क है वो एक रेड स्ट्रक्चर से भरा हुआ रहता है। वो रेड पार्ट को उन्होंने बोला कि दिस रेड पार्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड distribution of positive charge। उन्होंने क्या बोला कि जैसे एक रेड पार्ट रहता है वाटरमेलन का, एक्चुअल में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज रहता है हमारा, वो इसी तरीके से पूरा यूनिफॉर्म स्प्रेडेड रहता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पूरा एक जैसा। ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुत ज्यादा प्लस है कहीं पर नहीं है, यूनिफॉर्मली पूरे एटम में वो फैला रहता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मास भी हम इलेक्ट्रॉन्स को मास में हम काउंट ही नहीं करते, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल स्पीशीज, तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली हमारा मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। इसी तरीके से जो एटम का वेट है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये था उनका पहला स्टेटमेंट। दूसरा उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार से वाटरमेलन में ये सीड्स होते हैं, ये जो सीड्स आपको दिख रहे हैं, इसी तरह से हमारे एटॉमिक मॉडल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि कहीं कहीं पर एक फिक्स डिस्टेंस पर ऐसे ऐसे एक दूसरे से दूर यहाँ पर फैले हुए रहते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, और आपका पूरा एटम जो है वो ओवरऑल कैसा रहता है, न्यूट्रल स्पीशी रहती है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता। ये था सर जे थॉमसन का मॉडल। अब हमको पता है ये पूरी तरह से अभी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा एटॉमिक मॉडल ऐसा नहीं होता। फर्दर फिर इसके आप प्लम पुडिंग मॉडल को भी मान सकते हो, लेकिन जिसको भी आप मानो पॉइंट यही है, प्लम पुडिंग में भी सेम यही आएगा, ठीक है। अब वाटरमेलन मॉडल जब जे थॉमसन सर का हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडल हम पढ़ते हैं वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल कैसे दिया, उनने जो खोज करी, उनने एक्सपेरिमेंट करा। पहले उनने क्या एक्सपेरिमेंट करा, उनने बोला कि भाई देखो, एक तुम सोर्स लो, क्या है ये सोर्स, और यहां पर एक ले लो तुम गोल्ड फॉइल, ठीक है। इसमें पीछे इनने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, ठीक है। गोल्ड फॉइल मतलब आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी ना जिसमें खाना पैक करते हैं, ऐसे बहुत ही थिन, बहुत ही पतली एक गोल्ड की फॉइल ले ली उन्होंने, ठीक है। सोर्स ऐसा जो क्या एमिट करता हो, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ऐसा सोर्स मतलब क्या, जहां से आप कोई लाइट रेडिएशन, कोई पार्टिकल्स एमिट करवा रहे हो, जैसे कि टॉर्च होता है ना जिससे लाइट निकलती है, तो जो टॉर्च है उसको हम बोलेंगे इट इज अ सोर्स, ठीक है। अब इट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या, हीलियम एटम, हीलियम का नाम सुना आपने, ऐसे पार्टिकल्स जिसमें दो क्या हो, दो प्रोटॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, और दो ही क्या हो, न्यूट्रॉन हो, 4 उसका क्या हो, एटॉमिक मास हो, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसा सोर्स लिया जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल के आते हैं, और वो अल्फा पार्टिकल्स कहाँ स्ट्राइक करेंगे, इस गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करेंगे। अब ये जो पीछे इन्हें लगाई है ये है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट जो कि किसकी है, जिंक सल्फाइड की, ठीक है।
अब फोटोग्राफिक प्लेट का काम क्या होता है? अच्छा, आप कभी स्टूडियो में गए हैं, आपने अपनी फोटो खिंचवाई है, तो फोटो में होता क्या है, कैमरा जो रहता है वो आपके ऊपर एक लाइट मारता है, ठीक है, ऐसा अम्ब्रेला जैसा लगा हुआ रहता है, वो उसको स्ट्राइक करता है और वो पीछे जाकर जो प्लेट लगी रहती है वहां पर आपकी एक इमेज बनाता है ना, वो वापस स्ट्राइक करके कोलिजन करके रिटर्न आता है और वहां पर एक स्ट्राइक बनाता है और आपकी जहां जहां वो रेज आपसे टकराई होती है आपकी वो एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो सेम चीज यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट क्यों लगाई गई? क्योंकि देखो यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो रेज हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, हमको नहीं दिखेगा कि कौन सी रे कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, लेकिन ये फोटोग्राफिक प्लेट पर जो वो रे जहां भी जाएगी वो टकराएगी और एक स्पॉट बनाएगी और हमको समझ में आ जाएगा कि ये रे यहाँ गई। इस तरह से पूरा सर्कुलर मोशन, पूरे सर्कुलर आसपास पूरे सर्कुलर फील्ड में क्या लगाई गई? एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई, ठीक है। तो ये पूरा उनका सेटअप था जो वो करना चाह रहे थे और उनने जो ये गोल्ड फॉइल ली थी ये बहुत ही थिन, बहुत पतली ली थी, एकदम एटॉमिक लेवल पर उनने ली थी कि हमको प्रिसाइज रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सके, ठीक है। अब उनने एक्सपेरिमेंट क्या करा, उनने यहाँ से गिराए अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स भेजे, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स जब भेजे तो उनने पहले तो सिर्फ ये सेटअप करके ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से इंसिडेंट करवाया और अब उनने क्या करा, ऑब्जर्व करा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पर गिरे तब उनने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट निकल गए, है ना। मतलब मान लो 10 अगर अल्फा पार्टिकल्स उनने भेजे तो 10 में से जो 7 थे वो तो स्ट्रेट ही निकल गए विदाउट डेविएटिंग, मतलब उनको यहाँ कहीं पे क्या आए होंगे, स्पॉट्स देखने को मिले होंगे, ठीक है, इस प्लेट पर। फिर उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो यहाँ तक तो आए, यहाँ तक तो आए लेकिन वो डेविएट हो गए, यहाँ तक तो आए लेकिन वो किसी कारणवश क्या हो गए, डेविएट हो गए। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, मान लो 2, 7 ऐसे थे जो स्ट्रेट चले गए, 2 मान लो ऐसे कुछ अल्फा, 10 में से हम कंपेयर कर रहे हैं लेकिन यहाँ 10 नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गिराए थे, ठीक है। तो उसमें से कुछ मात्र ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या हो गए, डेविएट हो गए, अपने रास्ते से भटक गए, ठीक है। और उसके बाद बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो यहाँ तक तो गए लेकिन रिटर्न आ गए, वो वहां तक तो गए, गोल्ड फॉइल तक तो गए लेकिन रिटर्न आ गए। और ऐसे अल्फा पार्टिकल्स बहुत रेयर थे, कितने थे, शायद 20,000 में से कोई एक आधी ऐसा पार्टिकल था जो कि गया और वापस उसी रास्ते पर आ गया, ठीक है, डेविएट नहीं हुआ, डेविएट मतलब अपने रास्ते से भटक जाना, वो वहां तक गया। जैसे कि हम सपोज हम अक्सर बड़े शहरों में निकलने की सोचते हैं कि हम पढ़ाई के लिए हम बाहर जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम ये कोचिंग ज्वाइन करेंगे, लेकिन जाते बहुत सारे लोग हैं बाहर, लेकिन कुछ डेविएट हो जाते हैं अपने रास्ते से, मतलब वो जाते किसी और चीज के लिए और कहीं और डेविएट हो जाते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वहां नहीं टिक पाते, वो सरवाइव ही नहीं कर पाते वहां पे और वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ये जो थे वो कुछ ऐसे लोग थे जो वहां गए और वापस रिफ्लेक्ट होके अपनी वापस अपनी पोजीशन पर आ गए, ठीक है। तो ये सब तो उन्हें ऑब्जर्व करा, ये सारे उनके क्या थे, ऑब्जर्वेशंस थे। अब इन ऑब्जर्वेशंस का उनको रिजल्ट निकालना था, उनको इनका रीजन बताना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उनकी बहुत स्टडी करी इस सब चीज पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब उनने जो कुछ रिजल्ट्स निकाले, कुछ कंक्लूजन्स निकाले। वो कंक्लूजन्स क्या थे, पहला, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए थे विदाउट डेविएटिंग, विदाउट रिफ्लेक्टिंग, कुछ भी नहीं करा उन्होंने, बस स्ट्रेट चले गए। तो उनने ये रिजल्ट निकाला कि जो आपका मोस्ट ऑफ द एटम का जो पार्ट रहता है वो होता है एम्प्टी, कैसा रहता है, खाली, एम्प्टी स्पेस। एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहता है, खाली रहता है, उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। सेकेंड उन्होंने क्या बोला, अब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डेविएट हो गए अपने रास्ते से, तो उनने क्या बोला कि एटम के सेंटर में कुछ ऐसी जगह है, मतलब बहुत छोटे लेवल पर कोई एक ऐसी जगह जहां पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और उसी जगह पे वो कंसंट्रेटेड है ना। अभी तक जो सर जॉन जे थॉमसन ने बोला था, उनने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये वो यूनिफॉर्मली पूरे उसमें फैला हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला कि वो यूनिफॉर्मली पूरे एटम में नहीं फैला, वो सेंटर में कहीं है और वो चार्ज सिर्फ बहुत थोड़ी सी जगह में, पूरे एटम में नहीं है। अगर पूरे एटम में होता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, ठीक है। अब वो पॉजिटिव अगर पूरे एटम में होता तो वो हर जगह से डेविएट होता। हमने कल ही देखा था कि सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पर ऐसा पूरे एटम में नहीं हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड है, और उस पॉजिटिव चार्ज से हमारे जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो सेकंड उन्होंने जो पॉइंट निकाला वो ये निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, वो एक बहुत छोटी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है वो पॉजिटिव चार्ज। और तीसरा उनने जो निकाला अपना रिजल्ट वो ये निकाला कि क्योंकि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल थे जो क्या कर रहे थे, वापस रिफ्लेक्ट होकर अपनी जगह पर आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत उसका जो एटम है, उसका जो मास है वो उसके कहीं ना कहीं सेंटर में बहुत छोटी स्पेस है, वो भी बहुत छोटी स्पेस में उसका जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। जो उसका मास है, mass of overall atom is concentrated in its center, उसके सेंटर में उसका जितना भी मास है वो उसके सेंटर में, जैसे कि हमारा सेंटर ऑफ मास क्या है, हमारा स्टमक, इसी तरीके से उस एटम का जो मास है वो कहाँ है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तीन उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। एम्प्टी स्पेस क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज अल्फा पार्टिकल्स क्या है, वो स्ट्रेट चली गई। सेकंड, पॉजिटिवली चार्ज किस लिए, क्योंकि हमारे अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो सेंटर तक तो आए लेकिन वो डेविएट हो गए अपने रास्ते से, है ना, भटक गए अपने रास्ते से। और तीसरा इसलिए कि बहुत ही कम ऐसे थे जो, देखो आपने वो गेम खेला होगा, ऐसे एरो फेंकते हैं और वो निशाना लगाना रहता है सामने, तो मैक्सिमम अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, इफ एंड बट होता ही है हर जगह, तो वो बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि वो पूरे उसमें जाके एरो लगे, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि एकदम सेंटर पे जाके लगे, है ना। तो सेम ऐसा आप समझ सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो एकदम सेंटर में जाए, और जो एकदम सेंटर में जाएगा वही रिटर्न वापस अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। तो ये उनने कंक्लूजन्स निकाले रदरफोर्ड ने, किसके, अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। और इस चीज को क्या नाम दिया गया, उनने नाम दिया इस चीज को न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये किसने नाम दिया, सर रदरफोर्ड ने। इतना आपको क्लियर समझ में आया, ये था अभी तक का रदरफोर्ड का मॉडल। उनने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स करे वो सब, और उनने उन एक्सपेरिमेंट से क्या क्या सीखा, क्या क्या ऑब्जर्व करा और क्या क्या रिजल्ट्स हमको निकाल कर दिए। तो अभी तक उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा, उनने क्या बोला, एक ऐसा एटम होता है, ठीक है। अभी तक जॉन जे जे थॉमसन सर ने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा स्प्रेडेड रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन रदरफोर्ड सर ने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं होता। जो सेंटर होता है, सिर्फ इस सेंटर में, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, और उसका जो भी मास है मतलब न्यूट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज और आपका मास, ये मिलकर क्या बनाता है, आपका न्यूक्लियस बनाता है। ये किसने बोला, रदरफोर्ड सर ने। यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन रहे होंगे, ठीक है। अब व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उनने क्या बोला। अब क्योंकि उनने क्या बोला, ये तो चलो सेंटर्ड हो गया, है ना, और ये मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का, ये खाली रहता है, एम्प्टी, नथिंग, कुछ नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसा कि आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, अगर एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल आप सभी ने देखी होगी, छोटी सी साइज की रहती है, अगर इतना एटम का न्यूक्लियस है, इतना बड़ा एटम का न्यूक्लियस है, तो आप लगभग 5 किलोमीटर तक की रेंज ले सकते हो एटम की, वो पूरा एक एटम कवर कर रहा है और वो पूरा खाली पड़ा है, एम्प्टी स्पेस है। मतलब आपके एटम की रेडियस, अगर ये पूरी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, तो इस न्यूक्लियस की रेडियस जो है, इस न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। ये इतना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, इतना छोटे लेवल पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इन सर ने बताया था कि बहुत ही छोटे यूनिट्स रहते हैं, बहुत ही छोटे रेडियसेस रहते हैं, बहुत, और उसमें भी न्यूक्लियस और एटम में इतना डिफरेंस आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज, मास सब सेंटर में, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स यहीं कहीं घूम रहे होते हैं आसपास। इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर
revolving around the nucleus just like, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना, just like planets revolves around the sun। जिस तरह सन के आसपास, जिस तरह सूर्य के आसपास प्लैनेट्स जो होते हैं वो परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। इसलिए इस रदरफोर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। उन्हें प्लैनेट से कंसीडर करा था, प्लैनेट से कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी बताई थी अपने एटॉमिक मॉडल की, है ना। तो ये इनका अभी तक मतलब काफी हद तक उनने हमको सही चीजें बता दी है ना, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आसपास रहते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बताई वो थी अबाउट न्यूक्लियस। उन्होंने बताया था न्यूक्लियस पूरा फैला हुआ नहीं है, वो सेंटर्ड है बीच में बिल्कुल, ठीक है। बट क्या ये पूरी तरीके से सही था क्या ये मॉडल? नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत थी। देखिए दिक्कतें आना, गलतियां निकलना, इट इज ह्यूमन नेचर, और ये होना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रकृति को सही चीज दे पाते हैं, ठीक है। और ये प्रकृति का नियम है, अगर आप कुछ भी ट्राई करेंगे, आप अपना 100% ट्राई करेंगे, उसमें 98% भी आप करेक्ट निकल जाएं, तो 2% तो हमेशा कहीं ना कहीं गलती रह ही जाती है। इवन आपके जितने भी कमर्शियल कंपनीज है वो भी 99.9% का वादा करते हैं, 0.1 वो भी बचा के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ह्यूमन है, हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ये था रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल या एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब इसमें गलती क्या निकली, ठीक है, गलती निकली वो तो ठीक है, बट क्या निकली? तो देखिए मैक्सवेल की थ्योरी आई थी सर, मैक्सवेल की एक थ्योरी आई थी जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज स्पीशीज सर्कुलर मोशन करती है, अगर कोई चार्ज बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो वो अपने हर मोशन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी, है ना। ये उनका स्टेटमेंट था कि कोई चार्ज बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो अपने सर्कुलर मोशन में क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती हुई जाती है। और ये थ्योरी पहले आ चुकी थी और ये थ्योरी करेक्ट थी, ठीक है, ये थ्योरी अपने लेवल पर बिल्कुल करेक्ट थी। पर इस थ्योरी को जब हमारे इस एटॉमिक मॉडल पर लगाया गया, जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था इस पर लगाया गया, तो वो कहीं ना कहीं गलत प्रूफ होने लग गया। क्यों? क्योंकि देखो सर के अकॉर्डिंग उनने क्या बोला कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बीच में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो ऐसे सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज है उस पे, सर्कुलर मोशन कर रही है। बट अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा, तो अभी ये जिस भी ऑर्बिट पर घूम रहा है वो धीरे धीरे क्या आने लग जाएगा, इसके न्यूक्लियस के करीब आने लग जाएगा। फिर यहाँ पर आया, इसने फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी, ये और करीब आएगा, फिर एनर्जी रिलीज करेगा, और ऐसे करते करते इस इलेक्ट्रॉन को एट द एंड क्या होना चाहिए, इस न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर गया मतलब एटम खत्म, सत्यानाश, स्टेबिलिटी गई भाड़ में, कोई स्टेबल एटम नहीं होना चाहिए फिर तो। अगर ये, और मैक्सवेल सर की थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम का रीजन क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये इनका पहला लिमिटेशन था, क्या कि एटम स्टेबल क्यों है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, वो तो वहां तक ठीक है। बट ये नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे अगर ऐसे मोशन कंटिन्यूस करता जाएगा और एनर्जी एमिट ऐसे करता जाएगा, तो वो तो अल्टीमेट आकर ऐसे गिर जाना चाहिए ना। क्योंकि आप खुद देखिए, आप जब तेज एनर्जी से भागते हैं, आपके अंदर अच्छी खासी एनर्जी है, आप खाना खा के जाएंगे तो आप अलग लेवल पर भागेंगे, और आपकी एनर्जी अगर कम है तो आप अलग लेवल पर भागेंगे। तो सेम, हालांकि अभी तक एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लेकिन स्टिल आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा करेगा करेगा, वो अल्टीमेट कहाँ जाकर गिर जाएगा, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। और जो कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अगेंस्ट है। एटम अपने आप में स्टेबल है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अब क्या करें, स्टेबिलिटी का अब हम क्या बताएं, रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि आप बताओ भैया कि कैसे स्टेबल है, ठीक है। और दूसरी बात आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि वो इसको प्लैनेट से कंसीडर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पर कल बात जरूर करेंगे। अगर आप अभी जो भी लेक्चर देखेगा या नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले इतना जरूर सर्च करिएगा क्या
कि हमने इस मॉडल को किसके साथ सिमिलर बताया है, प्लैनेट के। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, तो इस हिसाब से तो उनको भी क्या करना चाहिए, धीरे धीरे आकर क्या करना चाहिए, सन के अंदर घुस जाना चाहिए और वो भी खत्म हो जाना चाहिए। बट हम देखते आ रहे हैं अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो स्टेबल कैसे है। तो आपको नेक्स्ट टाइम आना है तो ये सर्च करके आना है कि ऐसा क्यों होता है। प्लस अब नेक्स्ट लिमिटेशन पे आते हैं इसका, ठीक है। इस स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि वो स्टेबल कैसे है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर लिमिटेशन मिला था वो था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए स्पेक्ट्रम अपने आप में बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आप स्पेक्ट्रम को समझेंगे ना, स्पेक्ट्रम आपका बीएससी एमएससी लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, जिसकी नींव अभी 11th-12th में आपके सामने रखी जा रही है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, स्पेक्ट्रम के नाम के, ठीक है। स्पेक्ट्रम आप अगर इजी वे में समझे, जैसे कि आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म पे जब आप व्हाइट लाइट डालते हैं, है ना, ये प्रिज्म है, इस पे जब आप एक व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो आपको अलग अलग कलर के, अब मैं अलग अलग कलर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर फिलहाल, ऐसे विबग्योर अलग अलग कलर के लाइट में ये क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 7 कलरों का हमको क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया। इसके अलावा जब आप किसी चीज को हीट करते हैं, अच्छा आपने देखा आप लोहे की रॉड को जब सर्दियों में वो अंगीठी जलाते हैं, कुछ भी उसको गर्म करते हैं, तो वो धीरे धीरे लाल होने लग जाती है और उससे कुछ धुआं सा निकलने लग जाता है ना। तो आप किसी भी मैटर को, किसी भी एलिमेंट को, है ना, जब आप हीट करते हैं एक्सेस अमाउंट में, भयंकर हीट कर देते हैं उसको, कैसे भी एनर्जी दे रहे हैं आप उसको, तो वो क्या करने लग जाता है, जितनी एनर्जी जब तक वो ले सकता है, एक होता है ना शांत स्वभाव का जब इंसान होता है, तो उसको गुस्सा वो एकदम से रिएक्ट नहीं करता है, वो अपने अंदर लेता जाता है, हाँ भाई बोल लो, और एक टाइम पर वो ब्लास्ट होता है, और वो ब्लास्ट ऐसा होता है कि कोई सहन नहीं कर पाता है। तो सेम वे में जब आप एलिमेंट को एनर्जी देते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब वो एनर्जी और ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, वो एनर्जी अपने अंदर से रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। और उस टाइम पर जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, आपने इसको क्या करा, आपने इसको हीट करा, अब एक टाइम बाद ये बॉडी क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करना शुरू करेगी, और ये जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको मिलता है एक स्पेक्ट्रा। क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। अब वो स्पेक्ट्रा आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, कैसे, एक होता है आपका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है आपका डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक और होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये भी आपका होमवर्क रहेगा, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले आपको इन तीनों स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़कर आना है, गूगल पर सर्च करना है कि स्पेक्ट्रम, आप खोलेंगे ना वैसे ही आपको दिख जाएगा कि स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस है, कंटीन्यूअस क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस क्या होता है, और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो हमारा लिमिटेशन क्या था, ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को रदरफोर्ड का मॉडल नहीं बता पा रहा था। अब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसा आता है, उन तीनों में से अगर बात करें तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम आता है वो आता है लाइन स्पेक्ट्रम। कैसा आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो जब हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम आप देखेंगे, आपको गूगल पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा वो लाइन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसे निकाला, हाइड्रोजन एटम लिया, एटम तो नहीं, ऑब्वियसली उनने कुछ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए होंगे, उसको क्या करा, एनर्जी दी, एक टाइम बाद वो एनर्जी एमिट करना स्टार्ट कर देगा, और उस एमिशन को उन्होंने जब स्पेक्ट्रा ड्रॉ करा, है ना, तो वो एक लाइन स्पेक्ट्रा मिला हमको, ठीक है। और वो लाइन स्पेक्ट्रा क्यों मिल रहा है, इसका रीजन जो रदरफोर्ड है सर वो नहीं बता पाए थे कि ये स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ आके ये 2 चीजें जब कोई नहीं बता पाया तो ये लिमिटेशन बन गया उनके मॉडल का, और यहाँ पर उनका मॉडल गलत प्रूफ हो गया। मतलब उनने बहुत सारी चीजें बताई, बट अब हमको जरूरत थी एक नई थ्योरी की, एक नई अप्रोच की, जो हमको एटॉमिक मॉडल के और करीब ले जाए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखता कैसा है आखिर, है ना। तो इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ने वाले हैं जो कि होगा सर नील्स बोहर का, और उनका मॉडल आने से पहले काफी सारे रिसर्चेस है, एक ब्रिज है, एक पूरा गैप है जो आपको भरना पड़ेगा, और वो सब समझना पड़ेगा, तब आप बोहर के थ्योरी पर जा पाएंगे। तब तक आप देखते रहिए, अगली बार आए तो और अच्छे से पढ़कर आइएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।